नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं मैथ पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। उससे पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है जो कि 29 नवंबर मतलब आज शाम को 6 बजे होगा, जिसका समय होगा 60 मिनट का होगा शाम 6 बजे से। इसमें आपको रिवार्ड्स भी रखे गए हैं। जिसकी फर्स्ट रैंक रहेगी उसको 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। रैंक के 2 से 5 वालों के लिए 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा और रैंक 6 से 10 वालों के लिए 500 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रहे, 29 नवंबर 6 PM से आज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, आप इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर घर बैठे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेस, डाउट सेशन और यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको क्लासेस देते हैं जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। जो हम ज्यामिति में उपपत्ति लिखते हैं तो बताइए किसकी ओर संकेत करता है। द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, या फिर ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो ध्यान रखना, ज्यामिति में उपपत्ति अर्थात प्रूफ लिखना किसी कहे गए कथन के स्पष्टीकरण एवं उसकी सार्थकता हेतु आवश्यक होता है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त में, व्यापीकरण से, या फिर कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिए, चाहे गोलाई की अवधारणा हो या किसी भी अन्य आकृति की अवधारणा हो, वह मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित की जा सकती है। क्योंकि विद्यार्थी को जब कोई गोलाकार वस्तु दिखाई जाती है अथवा उसे हम हाथों से घुमावदार संकेत के माध्यम से समझाते हैं तो वह शीघ्र ही उस आकार को समझ लेता है एवं आत्मसात कर लेता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से भैया रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गणित विज्ञान है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, गणित भैया गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि गणित में गणनाएं होती हैं तथा गणित तर्क का विषय है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 में कि यहां पर बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है। बताइए, जो एनसीएफ 2005 में उल्लेखित है कि गणित की लंबी आकृति, यह किसकी ओर संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो मेरे भाई, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। बताइए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना,
समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, या फिर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीयकरण करना। तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा कि बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसका आप गणितीयकरण करें। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आ जाते हैं। और भैया ऐसे ही प्रश्न आपके पेडागोजी में आने वाले हैं, ये आप आज ही लिख के लीजिए। ठीक है, यहां पर कहा गया है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए भैया, योग या जोड़ सिखाने के लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या होगी मेरे भाई? सबसे अच्छी ये होगी कि योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। बाकी आप ऑप्शन 1 में देख सकते हैं कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, ये तो भैया गलत है। बच्चे भैया कक्षा 2 के हैं तो उन्हें शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा ही प्रस्तुत करना चाहिए जोड़ की संकल्पना को। ठीक है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन में होता है। ऑप्शन बी भी भैया गलत था। ठीक है, और ऑप्शन डी भी सही नहीं बैठा। ठीक है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ ही जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? बताइए संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू बताइए, इसमें से कौन नहीं है? तो भैया पंक्तिबद्धता तो भैया सही है, गणना भी और अंक लिखना भी। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है भैया? संरक्षण। मेरे भाई संरक्षण का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो संरक्षण है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएंगे या कॉपी में नोट करते जाएंगे, और जो भी आपका स्कोर रहता है वो भैया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बताइए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। देखिए भैया जहां पर भैया याद करने की बात की जाए भैया वो तो आप काट दो। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या फिर समस्या को हल करने की क्षमता का विकास करना। देखिए यहां पर बात क्या हुई थी? मुख्य उद्देश्य की, मतलब जो सबसे प्रमुख है। तो भैया हम सभी जानते हैं कि जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है? तार्किक है, अर्थात गणित तर्क का विषय है। इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। गणित का मुख्य उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो बताइए इसकी समझ के लिए भैया आकलन करने का सबसे उचित सबसे उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा? भूमिका निर्वाह या रोल प्ले? ये नहीं होगा भाई मेरे। वर्ग पहेली नहीं। सर्वेक्षण आधारित परियोजना या फिर प्रश्नोत्तरी? तो मेरे भाई प्रश्न में आप देखें तो यहां पर आपको क्या करना है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है। विश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसके लिए क्या होगा? सर्वेक्षण आधारित परियोजना सबसे बेस्ट रहेगी। आप उन्हें कोई सर्वेक्षण देंगे, उसमें वो आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और जिस हिसाब से वो कार्य करेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि जो विद्यार्थी है उसका स्तर क्या है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? बताइए सामान्यतः गणित सीखना कठिन क्यों होता है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो भैया ये तो काट दो। ऑप्शन ए में क्या है? इसकी जो प्रकृति भैया वो मूलतः कैसी है? अमूर्त है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का क्या कारण है? तो देखिए भैया, यदि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को भाई हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका क्या है? गणित में रुचि का अभाव नहीं, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव नहीं, शून्य के महत्व की नहीं, बल्कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का ऐसे अभाव है। देखिए क्या होता है भैया, वो ये हासिल कहते हैं उसको। जैसे यहां पर हमने लिखा 23, ठीक है, जिसमें हमें जोड़ना है 69, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो भैया 12 का 2 आएगा, लेकिन जो हासिल रहेगा वो यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। यही प्रक्रिया कहलाती है पुनर्समूहीकरण। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। देखिए भैया, बच्चे कौन सी हैं? कक्षा 3 के हैं, जिन्हें लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाना है। तो बताइए शिक्षक कक्षा में कौन सी सामग्री इसमें से ले जाएगा? विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकला द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, या फिर नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, या फिर सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो देखिए भैया, बच्चे यहां पर कक्षा 3 के हैं, और कक्षा 3 के भैया जो विद्यार्थी हैं यह सामान्यतः लंबाई की इकाई से पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं। अतः उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जैसे रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी आदि जैसी वस्तुओं का उन्हें प्रयोग करना चाहिए, जिससे उन्हें लंबाइयों की इकाइयों के बारे में समझ आ सके। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवालों को समझने के लिए, या फिर सवाल को बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, जो आगमन विधि भैया उपयुक्त है यह सूत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। क्या कहा गया भैया यहां पर? सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है। बताइए वह कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू होता है? तो ध्यान रखिए, सामान्य से विशेष की ओर यह सिद्धांत भाई लागू होता है निगमन विधि में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। और जो आगमन विधि होता है भैया उसमें होता है विशेष से सामान्य, ये भी आप ध्यान रखें। ओके, चलिए, और आप सभी लोग भैया हमें कमेंट करके अवश्य बताना आपका क्या स्कोर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, परियोजना भैया सही है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण की यहां पर बात की गई है। सर्वेक्षण भी ठीक होगा, समाचार पत्र रिपोर्ट ये भी ठीक होगा। लेकिन यहां पर आप देखें ऑप्शन डी में, देखिए वाद विवाद। मेरे भाई जो वाद विवाद है, वाद विवाद के द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण भैया संभव नहीं है, क्योंकि वाद विवाद के द्वारा भैया वाचन कौशल, तर्क क्षमता, विषय वस्तु की स्पष्टता इत्यादि कौशल विकसित हो सकते हैं वाद विवाद से, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी भाई। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।